हेलो एवरीवन, खमागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ शेरगम। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और रियल सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस लेकर हमारे आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है विक्रांत ठाकुर ने, जो कि पेशे से एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट भी हैं और साथ साथ में एनर्जी हीलर भी हैं। और ये इनके पर्सनल केसेस आते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग केसेस उनके पास आए हैं जो वो हमसे यहाँ पर शेयर करते हैं। और उन्हीं में से एक कहानी है हमारी आज की। यहाँ पर जो भी कुछ हुआ अभिषेक के साथ हुआ उनके बचपन में, जब मुंबई को लोग बॉम्बे के नाम से जाना करते थे। सपनों की इस नगरी में लोग अपने सपने सच करने आते हैं, लेकिन कुछ लोगों के सपने सिर्फ सपने ना रहकर उनके लिए वो पागलपन बन जाता है। और एक ऐसा पागलपन जो किसी दूसरे का घर क्या पूरा का पूरा खानदान बर्बाद कर सकता है। कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप ऐसे कोई रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस है या फिर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो आप हमारी इंडिगो आईडीज पर शेयर कर सकते हैं। और चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे। अभिषेक और उनका परिवार एक फ्लैट में रहते थे। उनके सामने वाली बिल्डिंग में एक और परिवार रहता था जिसका नाम था शाह परिवार। शाह फैमिली के बच्चे और अभिषेक बहुत गहरे दोस्त थे और साथ में ही खेला करते थे। शाह फैमिली में 3 बच्चे थे, एक लड़का जिसका नाम शिवांश था, एक लड़की जिसका नाम था प्रिया। ये जो प्रिया थी वो अभिषेक की हम उम्र थी, और एक छोटा बेबी जो अभी न्यूली बॉर्न था। अभिषेक अक्सर उनके साथ खेलने जाया करता था। जो लोग 90s के किड रहे हुए हैं वो बहुत अच्छे समझते हैं इन चीजों को कि 90s के बच्चे जो थे वो दिन भर मस्ती किया करते थे। रेत, बजरी या फिर सैंड के अंदर खेलना, चलती हुई ऑटो या फिर गाड़ियों के पीछे भागना और उनके ऊपर चढ़ने की कोशिश करना, दिन भर बिना धूप की परवाह किए इधर उधर घूमते रहना। ये तीनों भी बिल्कुल ऐसे ही खेला करते थे। लेकिन एक दिन अचानक से प्रिया और शिवांश ने खेलने आना बंद कर दिया। पहले दिन जब वो नहीं आए तो अभिषेक ने सोचा कि शायद उनका मन नहीं होगा या तबीयत खराब होगी। लेकिन 3-4 दिन लगातार जब वो खेलने नहीं आए तो वो उनके घर चला गया। वो प्रिया और शिवांश के घर पहुंचकर उसने उन दोनों को आवाज लगाई तो उसकी मम्मी बाहर आई और उसकी मम्मी ने मना कर दिया कि वो लोग खेलने नहीं आएंगे और उसे डांट कर वहां से भगा दिया। अभिषेक ने ऑब्जर्व किया कि प्रिया और शिवांश की मदर का जो चेहरा था बिल्कुल रोने जैसा हो रखा था, जैसे अभी किसी भी पल वो रो पड़ेंगी। उनका ये बिहेवियर और उनका चेहरा देखकर अभिषेक को बड़ा ऑड सा फील हो रहा था कि भी कुछ दिनों पहले तक तो आंटी बहुत अच्छे से बात करती थी और एकदम से आंटी को क्या हो गया। उन्हें एक फीलिंग आई अभिषेक को कि यार कुछ गलत है इनके साथ। अब अभिषेक ने 1-2 दिन और वेट किया और उनके घर गया दोबारा, तो उसने नोटिस किया कि प्रिया और शिवांश की हालत बेहद खराब थी। आगे भी जब वो उनके घर जाता था, शिवांश और प्रिया कभी 2-4 मिनट के लिए उससे मिलने आते और वो नोटिस करता था कि वो दोनों दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हैं, जैसे अंदर ही अंदर उन्हें कोई घुन लग गया हो जो उन्हें खाए जा रहा था। उनकी आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए थे और चेहरा सिकुड़कर छोटा सा रह गया था। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि मेंटली वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है। जब भी वो उनसे मिलने इनके घर पे जाता वो देखता कि उनकी मदर सिर्फ रोती ही रहती थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पूरा परिवार किसी मनहूसियत का शिकार हो गया था। करीब 8-9 दिन बाद जब अभिषेक की दादी ने शाह फैमिली से बात करने की कोशिश की, तब जाकर अभिषेक के सामने एक दर्दनाक सच सामने आया। उन्हें पता चला कि शाह फैमिली का जो न्यू बॉर्न बेबी था वो इस दुनिया में नहीं है, उसकी डेथ हो गई है। और उसकी वजह से शाह फैमिली उस सदमे से बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। लेकिन जो सबसे खतरनाक बात यहाँ पर थी वो ये थी कि शाह फैमिली को भी ये पता नहीं था कि उस बच्चे की मौत सिर्फ एक नेचुरल डेथ नहीं बल्कि किसी काली शक्ति का आगाज था। वो बच्चा अपने आप नहीं मरा था बल्कि उसे मारा गया था। और अभी इस परिवार में बहुत कुछ होना बाकी था। बाकी सबको तो कुछ भी फील नहीं हुआ, लेकिन अभिषेक की दादी को उनके घर में एक अजीब सी फीलिंग आई कि जैसे होता ना कि घर के अंदर कुछ है, कुछ ऐसी चीज है जो इस घर के अंदर मनहूसियत फैला रही है। बड़े लोगों को ऐसे इंट्यूशन हो जाते हैं और यहाँ तो पूरे परिवार के ऊपर उनको इसका इम्पैक्ट दिखाई दे रहा था। इसके बाद अभिषेक की दादी ने प्रिया की मदर से पूछा कि आखिर उस बच्चे की मौत हुई कैसे और किस दिन हुई।
प्रिया की मदर ने बताया कि करीब 12 दिन पहले छोटे बच्चे का नाम उन्होंने गोलू रखा हुआ था। उन्होंने बताया कि वो बच्चा दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। जिस दिन उसकी डेथ हुई उस दिन रात में उसने उल्टी कर दी और उल्टी में कुछ इतना बहुत छोटा सा एक पंख सा निकला और वो बस वही उसकी आखिरी सांस थी। वो उल्टी करते ही उसकी सांसें रुक गई। जैसे अभिषेक की दादी ने प्रिया की मदर के मुंह से ये बात सुनी, उनका शक यकीन में बदल गया। उन्होंने पूछा, क्या तुम सबकी भी तबीयत खराब है इतने दिनों से? तो प्रिया की मॉम ने बताया कि हाँ माँ जी, सब लोगों को कमजोरी और अजीब सा मन उठता उठता रहता है। कहीं मन ही नहीं लगता है। कभी मैं बीमार हो जाती हूँ, कभी बच्चे बीमार हो जाते हैं और बहुत टाइम से सब कुछ ऐसा ही चल रहा है। और सबसे ज्यादा डर मुझे गोलू के लिए ही लग रहा था जब वो बीमार हुआ था और वो चीज सच हो गई। ये कहते कहते वो रोने लगी। अभिषेक की दादी ने प्रिया की मदर को कंसोल किया, उनके घर वालों से बात करी, उनको समझाया और फिर ये लोग वापस से घर आ गए। अभिषेक तो इतना कुछ समझता नहीं था, लेकिन उसकी दादी बहुत कुछ यहाँ पर समझ चुकी थी। लेकिन अभिषेक ने यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। जब अभिषेक, प्रिया और शिवम ठीक थे, तब वो दोनों बहन भाई और अभिषेक मिलकर भुलेश्वर मार्केट जाया करते थे। मुंबई का ये इलाका आज भी अपनी बेहद पतली और भूल भुलैया जैसी गलियों के लिए जाना जाता है। कहते हैं कि वहां पर इतनी गलियां हैं कि अगर भगवान भी आ जाए तो एक बार तो रास्ता भूल जाएंगे और शायद इसीलिए उस मार्केट का नाम भूलेश्वर पड़ गया। उसी भूलेश्वर मार्केट में एक बूढ़ी अम्मा बैठकर झाड़ू बेचा करती थी। अभिषेक की दादी हर अमावस्या को उन्हें दान की थाली देती थी, जिसे वो लोग सीधा कहते थे। मतलब सीधा देना बोलते थे उस चीज को ये लोग, जिसमें चावल, चीनी, दूध और अनाज होता था। अभिषेक और उसके दोस्त भी उन अम्मा के लिए अक्सर कुछ ना कुछ चुपके से रख देते थे। कभी किसी सब्जी वाले या फल वाले के ठेले से चुपके से कोई फल उठाकर उनके तिरपाल पर रख देते थे, तो कभी चॉकलेट या फिर कभी टॉफी। लेकिन वो अम्मा हमेशा उन्हें डांट कर भगा देती थी। बोलती थी, जाओ यहां से, यहां खड़े मत रहो, या तुम्हें कोई देख लेगा। असल में अम्मा उन बच्चों से मन ही मन तो बहुत प्रेम करती थी, लेकिन शायद वो लोगों से डरती थी। जब भी कोई बच्चा गिर जाता या उसे चोट लगती तो वो उसे उठाती, संभालती। लेकिन क्योंकि वहां के लोग उन्हें डायन और चुड़ैल इस तरह के शब्द बोला करते थे, इसलिए वो बच्चों को अपने पास खड़े नहीं होने देती थी, ताकि कोई उन मासूम बच्चों को गलत ना समझे। उन अम्मा के बारे में बात करें तो उन अम्मा की उम्र लगभग 70 साल के आसपास रही होगी। वो एक दुबली पतली महिला थी जो चश्मा पहनती थी। उनका कद छोटा था और चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई थी, लेकिन वो हमेशा बेहद साफ सुथरी साड़ी पहनकर रहा करती थी। अभिषेक की दादी अभिषेक को बताती थी कि उन अम्मा को तंत्र मंत्र और झाड़ फूंक का गहरा ज्ञान था। वो लोगों का उतारा करके पीलिया या फिर हर्पीस जैसी बीमारियां भी ठीक कर देती थी। उन्हें मंत्रों से जहर निकालना और लोगों पर से बुरी नजर काटना, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से आती थी। वो झाड़ू जो बेचा करती थी तो सिर्फ नाम का था। झाड़ू उनकी बिका भी कम करती थी, लेकिन ये झाड़ फूंक करके दक्षिणा के रूप में उनको जो पैसा मिलता था, उससे उनका खर्चा निकला करता था। उनका कद चाहे छोटा था, लेकिन उनका ऑरा, उनका व्यक्तित्व बेहद प्रभावशाली था और साथ ही साथ सकारात्मक भी था। लेकिन झाड़ फूंक करने की वजह से लोग उन्हें डायन और चुड़ैल ही बोला करते थे। जब अभिषेक और उसकी दादी शाह फैमिली के घर से वापस आए तो अभिषेक की दादी ने अभिषेक से कहा कि बेटा, तुझे झाड़ू वाली अम्मा के पास जाना चाहिए। शायद वो जानती हो कि तेरे दोस्तों को क्या हुआ है। मुझे उनके घर में कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अपनी दादी की बात सुनकर अभिषेक अकेला ही अम्मा के पास पहुंच गया और जैसे ही अभिषेक अम्मा के पास पहुंचा, अभिषेक के बिना कुछ बोले ही अम्मा ने अभिषेक से बस इतना कहा, चल बेटा, मुझे अपनी दोस्त प्रिया के घर ले चल। मैं चल के देखती हूँ कि आखिर उस घर में क्या हुआ है। अभिषेक बिल्कुल शॉक्ड रह गया कि अम्मा को कैसे पता चल गया कि प्रिया के घर में कुछ ना कुछ हुआ है। वो तो खुद उनसे ये बात करने आया था और उनको ये बात पहले से पता है। ये होते ही अभिषेक की उम्मीद विश्वास में बदल गई कि अम्मा उसके दोस्तों के घर को अब ठीक कर देगी। अभिषेक उन अम्मा को शाह फैमिली के घर ले गया और साथ ही साथ अपनी दादी को भी बुला लिया, क्योंकि अभिषेक तो बच्चा था। शाह फैमिली उसकी बात नहीं मानती, लेकिन उसकी दादी एज ए मीडिएटर
अम्मा को शाह फैमिली से इंट्रोड्यूस करवा दी थी। दादी ने शाह फैमिली को यह भरोसा दिलाया कि अम्मा उनके घर में सब कुछ ठीक कर देंगी। अब जैसे ही वो दादी आई, अभिषेक की दादी भी वहां पहुंची, मतलब वो अम्मा आई और अभिषेक की दादी ने बोला, तो शाह फैमिली थोड़ा शॉक्ड रह गई, चौंक से गई कि भाई ऐसा अचानक से किसी को लेकर हमारे घर में कैसे आ गए, और जो जादू टोना करते हो हमारे घर में ऐसा क्या है। लेकिन अभिषेक की दादी ने उनको कन्विंस किया कि बेटा भरोसा रखो और एक बात को समझो, जब से मैं तुम्हारे घर में आई हूं मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है, और मुझे नहीं लगता कि तेरा जो छोटा बेटा गया है वो किसी नॉर्मल बीमारी से गया है, उसके ऊपर जरूर किसी ने कुछ किया है, और ये अम्मा इसीलिए यहाँ पर आई है। इसी के साथ साथ दादी ने प्रिया की मॉम को उन अम्मा को हर एक चीज बताने को बोला। जैसा दादी ने कहा, अम्मा को प्रिया की मदर ने सारी बात बताई और वो रोने लगी। कि बात सुनकर अम्मा ने इसको समझाया, बोली बेटा परेशान मत हो, तू शांति रख, जिंदगी में चीजें खराब हो जाती हैं पर हमें उन्हें ठीक भी करना होता है, तू घबरा मत, मैं तेरे परिवार को ठीक करूंगी, फिर से तुम्हें फलता फूलता बना दूंगी। ये प्रिया और शिवांश ये मेरे भी बच्चे हैं। ये सुनकर प्रिया की मदर थोड़ी मतलब लगी, ये बच्चे कैसे बोल रही है, इनको ये कैसे जानते हैं इनको। तो अभिषेक ने बताया कि आंटी मैं प्रिया शिवांश हम तीनों अम्मा को सीधा देने जाया करते थे। इसके बाद वो बूढ़े माँ ने फिर से बोला कि मैं देखती हूँ क्या हुआ है मेरे बच्चों को, और पूरे परिवार का उन्होंने वहीं पर उतारा किया। तो उन्होंने यहाँ पर जो उतारा किया था, उन्होंने अपने हाथ में एक अंडा लिया, शाह फैमिली अंडा खाया करती थी, उन्होंने अंडा मंगवाया और उस अंडे को अभिमंत्रित करके पूरे परिवार के ऊपर से घुमाया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि अंडा या चीनी जिनके अंदर नेगेटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब करने की ताकत होती है, उसको एक स्पेसिफिक तरीके से अभिमंत्रित करके एंटी क्लॉकवाइज पूरे परिवार के ऊपर से घुमाया जाता है। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि नेगेटिविटी उस आइडेंटिटी आइटम के अंदर आइडेंटिफाई हो जाती है, दूसरा उस नेगेटिविटी का इफेक्ट जो है वो कम हो जाता है। और जैसे ही उन अम्मा ने वो उतारा खत्म किया, वाकई में शाह फैमिली के लोगों को इमीडिएटली से एक हल्कापन और थोड़ा बेहतर महसूस होने लगा, और उन सब ने अम्मा को अपनी नम आंखों से शुक्रिया अदा किया। उसके बाद अम्मा ने उनके घर का पूरा मुआयना लिया, पूरे घर को घूमी। प्रिया की मॉम ने बताया कि हर रात गोलू रोने लगता था, और जब वो रोता था तो कमरे का तापमान अचानक से गिर जाता था, एकदम से बच्चा ठंड से कांपने लगता था, और सुबह जब मैं उसे पलंग से उठाती तो पलंग के चारों तरफ और बच्चे के तकिए के नीचे काले और भूरे रंग के पंख मिलते थे। शुरू शुरू में तो ये पंख मुझे समझ में नहीं आए, लेकिन जब ध्यान से देखा और एक दो लोगों से पता किया मैंने, तो किसी ने कहा कि वो उल्लू के पंख थे। हर रात करीबन 3 बजे के आसपास उल्लू के अजीब सी आवाज के अंदर बोलने की आवाज सुनाई देती थी, और वो आवाज आते ही गोलू बहुत तेज तेज रोने लग जाता था। और ना सिर्फ रोता था, वो बहुत मुझे तड़पता था जैसे वो किसी चीज से घबरा रहा हो। मुझे ऐसा लगता था कि ऐसे ही बाहर से आवाज आ रही है इसलिए बच्चा डरता है, मैं उसे चिपका लेती थी, लेकिन बहुत देर तक वो शांत नहीं होता था। प्रिया की मदर की बातें सुनकर अम्मा ने बोला कि बेटा तुम इन चीजों के बारे में जानते नहीं हो, लेकिन तुम्हारे घर पर उलूक तंत्र किया गया है और तेरा बच्चा भी उसी वजह से चला गया है। ये बात सुनकर प्रिया की मॉम बड़ी शौक से रह गई। उन्होंने पूछा कि उलूक तंत्र क्या होता है। हम लोग तो तंत्र वगैरह जैसी चीजों का नाम तक भी नहीं लेते हैं, किसी चौराहे से भी नहीं गुजरते हैं, किसी चीज को घर में लाते भी नहीं है, ना किसी का दिया हुआ खाते हैं, तो फिर ये कैसे हुआ और ये हमारे घर तक कैसे पहुंच गया। उन अम्मा ने बताया कि उलूक तंत्र में जो पंख होते हैं ये गिरते नहीं है, बच्चे की प्राण ऊर्जा को सूंघते हैं। जितने ज्यादा पंख मिलेंगे उतना ज्यादा ही बच्चा सूखता चला जाएगा। अम्मा भी बोल ही रही थी कि प्रिया की मदर ने एक और राज बताया। उन्होंने बताया कि एक रात तो हद हो गई, बच्चा सोते सोते अचानक से नीला पड़ गया और उसने उल्टी कर दी, जिसमें उसके मुंह से एक छोटा सा काला पंख निकला, और वही वो पल था जब उसकी आखिरी सांस भी टूट गई। ये बात सुन के अम्मा ने उनसे वो पंख मांगे, तो प्रिया की मदर अंदर गई और अंदर से वो छोटा वाला पंख लेकर आई और अम्मा के हाथ में रख दिया। अम्मा ने जब वो पंख देखा तो उनकी आंखों में एकदम से गुस्सा उतर आया। उन्होंने बताया कि ये उल्लू कोई परिंदा नहीं, बल्कि एक बहरूपिया आत्मा है जो उल्लू के रूप में ही रहती है, और ये तब तक नहीं रुकता जब तक इस खानदान के चिराग को बुझा ना दे। की बात सुनकर प्रिया की मॉम ने आगे बताया कि हर रात ठीक 3 बजे
ऐसा लगता था कमरे की दीवारों से ठंडक रिसने लगी है। मुंबई जैसा शहर जहाँ पे सर्दी का नाम ही नहीं होता है, दिसंबर में भी वहाँ का टेम्परेचर 25 डिग्री 24 डिग्री से ज्यादा नीचे नहीं जाता है। वहाँ उनके कमरे में ऐसी ठंड होती थी जैसे किसी ने 16-17 डिग्री के ऊपर एसी चलाकर छोड़ दिया हो। और अम्मा, वो ठंड से वो बच्चा रोने लगता था, हम उसे कंबल उड़ाते, हमें हीटर तक चलाना पड़ता था, पर उसका शरीर ठंडा का ठंडा ही रहता था। और सुबह जब मैं उसके बिस्तर को ठीक करती तो वहां पर मुझे ये पंख मिला करते थे। ऐसा लगता था जैसे कोई परिंदा पूरी रात उसके सिराने बैठकर उसे ताक रहा हो। उनकी बात सुनकर अम्मा का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। उन्होंने उस पंख को अपनी मुट्ठी में बंद करके थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद की, और ये सब करने से उन्हें पता लग गया था कि वो पंख किसके थे और वो इनके घर में क्या कर रहे थे। अम्मा को सब पता चल चुका था। उन्होंने कहा कि तांत्रिक क्रिया करवाने वाला कोई घर के अंदर का ही है और मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, और ऐसा कर दूंगी कि वो तेरे दरवाजे पर खुद आएगा रहम की भीख मांगने। और इस तरह से अम्मा ने प्रिया के घर वालों को दिलासा दिया, और अभिषेक की दादी को भी ये पूरा भरोसा था कि ये जो भी कुछ चल रहा है उसकी जड़ का पता जरूर लग जाएगा। इसके कुछ ही दिनों के बाद एक दिन अचानक से प्रिया की चाची उनके घर आई। लेकिन आज वो पहले वाली अकड़ दिखाने वाली औरत नहीं थी। वो एक टूटी हुई इंसान लग रही थी। घर में घुसते ही चाची ने सीधे प्रिया की मम्मी के पैर पकड़ लिए। वो सिर्फ रो नहीं रही थी बल्कि अपना सर जमीन पर पटक पटक कर चीख रही थी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती होगी, मैंने गुनाह किया है, मुझे माफ कर दो। तुम जो भी कुछ करवा रही हो उसको रोक दो, मेरे घर में मौत का नंगा नाच हो रहा है, मुझे बचा लो, मैंने ही सब कुछ किया है, मुझे माफ कर दो। वो जमीन पर अपनी नाक रगड़ रही थी और किसी पागल की तरह गिड़गिड़ा रही थी। उनकी हालत ऐसी थी जैसे कोई अनदेखी चाबुक से उन्हें मार रहा हो। उनका परिवार अब उस मौत के घेरे में था जो उन्होंने किसी और के लिए बिछाया था। और उसके ये शब्द सुनकर प्रिया की मदर को अच्छे समझ में आ गया था। उन्हें अम्मा की बातें याद आ गई कि जो भी है वो घर के अंदर का है और तेरे दरवाजे पर वो गिड़गिड़ाते हुए आएगा। अम्मा ने कुछ ऐसा हाल कर दिया उन लोगों का कि वो चाची जो कभी इनसे ठीक से सीधे मुंह बात नहीं करती थी, वो आज इनके दरवाजे पर खड़े होकर अपने गुनाह को कबूल कर रही थी। लेकिन अब सवाल ये था कि चाची को क्या पड़ी थी गोलू की जान की। वो तो बेचारा एक छोटा सा बच्चा था। थोड़ी देर में अम्मा भी उसी जगह पर आ पहुंची थी। मानो ने पता था कि आज ये राज खुलने वाला है। चाची को इस तरह से रोता हुआ देखकर अम्मा सामने आई और एक कड़क आवाज में उसको कहा, क्यों रे, कोक से कोक का सौदा करने चली थी? दूसरे के घर का चिराग बुझाकर अपना घर रोशन करना चाहती थी। देख, अब वही मौत तेरी दहलीज पर खड़ी है। जिस उलूक को तूने भेजा था अब वो तेरे ही खानदान को ढूंढ रहा है। और इसके बाद अम्मा ने सारा राज खोला कि आखिर क्यों चाची ने कदम उठाया। असल में प्रिया की चाची को कोई बच्चा नहीं हो रहा था, और वो जिस तांत्रिक के पास गई थी अपनी प्रॉब्लम लेके, उसने उन्हें कहा था कि तू किसी बच्चे को ले आ या उसकी आत्मा को, मैं तेरी कोख से सौदा करवा दूंगा। एक तीर से दो निशाने होंगे, तेरी कोख भर जाएगी और जब मैं उस बच्चे की बलि दूंगा तो मुझे और शक्तियां मिल जाएगी। और उसकी चाची ने बिना कुछ सोचे समझे अपने बच्चे को पाने के लिए अपनी भाभी यानी प्रिया की मदर के न्यू बॉर्न बच्चे के बाल लाकर उस तांत्रिक को दे दिए। और ये काम उनके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, और उन्होंने उस तांत्रिक से अपना स्वार्थ पूरा करवाना चाहा, बिना ये सोचे कि गलत काम का गलत नतीजा होता है। और अब वो अपने ही जाल में खुद बुरी तरह फंस चुकी थी। अम्मा की ये बातें सुनकर चाची बुरी तरह कांपने लगी। चाची को पता चल चुका था कि उनकी जलन अब उनके ही परिवार को नष्ट कर रही है। और अब प्रिया की चाची को समझ में आ गया था कि भुलेश्वर मार्केट की वो डायन कही जाने वाली अम्मा दरअसल इस परिवार के लिए एक मसीहा थी जो बुराई का काल बनकर आई थी। चाची अम्मा को पहले से जानती थी और अक्सर उन अम्मा के बारे में लोगों को बुरा ही बताती रहती थी। लेकिन अम्मा को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अम्मा फिर से बोली, तूने पहचाना मुझे? तू मुझे डायन कहती थी ना, लोगों को कहती थी कि मैं बच्चों को खा जाती हूँ। हाँ, डायन हूं मैं,
और अब देख कि डायन वार कैसे करती है। तूने एक मासूम बच्चे की जान ली है और अब मैं तेरे पूरे परिवार की सुख शांति को खा जाऊंगी। तूने शमशान की राख से खेल शुरू किया था और अब वो शमशान तेरे घर तक चलकर आएगा। ये बात सुनकर प्रिया की चाची अम्मा के पैरों में गिर गई और गिड़गिड़ाने लगी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मेरे परिवार को बख्श दो, मुझे बख्श दो, मुझे नहीं पता था, मैं अंधी हो गई थी औलाद पाने के लिए और मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी, मुझे माफ कर दो। यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा था वो अम्मा की ही शक्ति थी। उन्होंने कुछ ऐसा किया कि प्रिया की चाची खुद ब खुद आकर अपना गुनाह कबूल करने पर मजबूर हो गई। लेकिन अम्मा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने यही कहा, अब तुझे माफी नहीं मिलेगी, अब तो तू एक डायन का रौद्र रूप देखेगी। मेरे बच्चों पर हाथ डालना तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगी। चाची ने बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत मिन्नतें मांगी, लेकिन अम्मा ने उसकी एक ना सुनी और उसे घर से बाहर निकाल दिया और खुद भी वहां से चली गई। प्रिया की मदर ने भी अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए और अभिषेक भी अपनी दादी को लेकर घर आ गया। धीरे धीरे प्रिया और शिवांश एकदम ठीक हो गए और उनकी फैमिली भी उस गहरे सदमे से बाहर आ गई। लेकिन दूसरी तरफ उसकी चाची की फैमिली में मौत का तांडव शुरू हो गया। एक एक करके उनके परिवार के सदस्य मौत के घाट उतरने लगे। उनके माँ बाप भाई भाभी सब चले गए और एंड में सिर्फ चाची और उनके पति यानी इनके चाचा बचे थे और उन दोनों की हालत मौत से भी बदतर हो चुकी थी। अम्मा ने जो जादू को घुमाया तो उन्हें ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया था कि वो रोज मौत की भीख मांगने लगे थे। उनके सारे इनकम सोर्स बिजनेस बंद हो गए। फाइनेंशियली वो बिल्कुल तबाह हो गए और दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए। जलन और लालच ने उन्हें उस हद तक गिरा दिया था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। अब वही चाची दूसरों के घर पे जाकर झाड़ू पोछा और बर्तन करती है और बहुत मुश्किलों से जिंदगी काट रही है। और इस तरह से उन भुलेश्वर मार्केट की अम्मा ने एक ऐसी औरत जिसने बुराई का रास्ता चुना उसे उसके कर्मों का फल दिया। जिस तरह से उसने उस तांत्रिक के साथ सौदा करके उस बच्चे की जान ली, इन अम्मा ने उसे और उस तांत्रिक दोनों को छठी का दूध याद दिला दिया। उसके कुछ टाइम तक भी अम्मा वहीं रही और उसके बाद वो कहां चली गई अभिषेक को भी आज तक नहीं पता। लेकिन कई बार उसे उन अम्मा की बहुत याद आती है। उन अम्मा ने ही अभिषेक को बताया था कि वो बहुत सेंसिटिव है और उसकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है। उसे जो फील होता है वो वाकई में सच हो जाता है और उसके पास एक स्पेशल एबिलिटी है मरे हुए लोगों को देखने की, जो धीरे धीरे उम्र के साथ उसकी बढ़ेगी और ये बात आगे जाकर सच भी हुई। अभिषेक ने ये राज सालों तक किसी को नहीं बताया, लेकिन आज वही शक्तियां उसका प्रोफेशन बन चुकी है। तो देखा आपने कैसे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए प्रिया की चाची ने एक गलत रास्ता अपनाया। वो एक ऐसे इंसान के पास पहुंची जो खुद भी लालची था। इतनी आसानी से वो भी कन्विंस नहीं हुआ होगा, पता नहीं प्रिया ने क्या क्या चोचले रचे होंगे, तब जाकर वो तांत्रिक तैयार हुआ होगा इतनी बड़ी क्रिया करने के लिए। उसमें उसका भी स्वार्थ था, उसने ये गलत काम किया। लेकिन जब उस परिवार का बुरा हुआ तब वो एक पागल सी औरत जो मार्केट के अंदर बैठा करती थी, इसके बारे में लोग हमेशा गलत कहा करते थे। जब ये परिवार उनसे मदद मांगने पहुंचा तो उनके बच्चे को तो वापस नहीं ला सकती थी, लेकिन उन्होंने उनको मजा जरूर चखाया जिन लोगों ने ये गलत काम किया था। तो ये था अभिषेक का रियल लाइफ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। आई होप आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।